Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, do like the session, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel. Learners, जो भी हमारे Textbook Super Coaching platform पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss any important updates. Learners, we are starting the JRF Foundation 2023 for your December preparation और उसके लिए हमने 45 days की free series launch की है starting from 18 July. So don't miss out on any sessions which are going to be very important for your upcoming exams, and you can follow the classes का schedule as per the faculty, as per your subjects. So learners, don't forget to join my Telegram group जहां आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams provide की जाती है. So you can scan this code and join my Telegram channel. So learners, there is no elevator to success. You have to take this test. Who all agree to this? कौन-कौन इस बात से agree करता है कि हमें किसी भी तरह की सक्सेस के लिए एलिवेटर नहीं होती है, हमें मेहनत करके स्टेयर्स कर लेके ही जानी होगी, right? So on this positive notes, we are going to start with research ethics and plagiarism. उसके concepts और PYQs को cover करेंगे. So before that learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. So पहला एक PYQ से क्वेश्चन आज हम अपना सेशन शुरू करेंगे. So यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में बताना है what are the ethical consideration in research. तो ये है हमारे ऑप्शंस और आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना है. So free copying from books and journals, informed consent, avoiding plagiarism, proper referencing, privacy as an insignificant issue. So ethical consideration खास करके अगर हम रिसर्च में बात कर रहे हैं तो कौन-कौन से एस्पेक्ट्स इसमें आएंगे. So will it be A, B, C और D? Learners, the correct answer for this is B, जहां पे हम informed consent लेते हैं, avoid करते हैं plagiarism को और proper referencing करते हैं. ये हमारे major ethical consideration होते हैं as far as research is considered. Right? So कुछ और terminologies हैं, इनको एक बार quickly समझ लेंगे. Whenever we are talking about research and ethics या ethical consideration की अगर बात करें, इसमें सभी चीजें include होती हैं. पहला है voluntary participation. अगर आप किसी को भी अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं, उनका वॉलंटरी मतलब वो स्वेच्छा से आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करें, आप उन्हें अपने रिसर्च के बारे में सभी कुछ पहले ही बता दें, उनकी आप जानकारी को एनोनिमस रख सकते हैं, उनकी जानकारी को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, कहीं पे भी उनका नाम पब्लिश नहीं होना चाहिए. अगर आपकी स्टडी से कोई हार्म हो सकता है, अगर पहले तो अवॉइड करना है कि किसी तरह का हार्म ना हो, अगर कोई हार्म हो भी सकता है तो उसे आपको मिनिमम तक रखना है और जो भी आपकी स्टडी का रिजल्ट आए उसको इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड. राइट? सो लर्नर्स विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स. क्या होता है रिसर्च एथिक्स और उसका एकेडमिक फ्रेटर्निटी में उसका क्या सिग्निफिकेंस है. सो एकेडमिक एथिक्स की अगर हम बात करें तो ये वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक एकेडमिशियन को किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो उन्हें फॉलो करने चाहिए. सो एथिकल बिहेवियर क्या है? डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज एथिकल बिहेवियर. रिसर्च एथिक्स वो सभी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक रिसर्चर को फॉलो करने चाहिए अपने किसी भी स्कॉलरली या एकेडमिक पब्लिकेशन में. सो कौन-कौन से वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारे रिसर्च एथिक्स को कंस्टिट्यूट करते हैं? इट इज एकेडमिक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड रिसर्च एथिक्स. ये जो है ये हमारे किसी भी क्वालिटी वाले रिसर्च, क्वालिटेटिव नहीं, क्वालिटी वाले रिसर्च के अंडरलाइनिंग टेनेट्स हैं, मतलब ये फंडामेंटल्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं जिसे हमें अपने एकेडमिक पब्लिकेशन में फॉलो करना चाहिए. सो सबसे पहले शुरू करेंगे टर्म प्लेजियारिज्म से. प्लेजियारिज्म होता क्या है? प्लेजियारिज्म का मतलब होता है हम किसी और रिसर्चर का, किसी और के ऑथर के वर्क को कॉपी करते हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज को कॉपी करें, उनके आइडियाज को, थॉट्स को और एक्सप्रेशंस को, और उन्हें अपना कह के पब्लिश करें और ये बताएं कि वो हमारा अपना ओरिजिनल वर्क है. सो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? In the first century, the use of Latin word plagiaris, which literally means kidnapper, to denote stealing somebody else's work was pioneered by Roman poet Martial. तो रोमन पोएट मार्शल थे जिन्होंने इस टर्म को सबसे पहली बार यूज किया था, प्लेजियारिस को, जिसका मतलब होता है किडनैपर, या उनका ये मानना था कि somebody else kidnapped his verses. राइट? तो ये बात अगर हम बिल्कुल इसके ओरिजिन पे जाएं तो प्लेजियारिज्म का ओरिजिन जो है वो मार्शल ने किया था. अकेडमिया इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो प्लेजियारिज्म को एक सीरियस एथिकल ऑफेंस माना जाता है और इसे ये भी माना जाता है कि एकेडमिक इंटेग्रिटी को हम पूरी तरह से वायलेट करते हैं और जर्नलिस्ट
एथिक्स को ब्रीच करते हैं, मतलब जो जर्नलिज्म के जो अंडरलाइनिंग एथिक्स हैं उनका हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं एंड कंप्लीटली हम अपने एकेडमिक एथिक्स को वायलेट करते हैं। और ऐसा करने से इट इन्फ्लिक्ट्स पनिशमेंट, जो कि पेनाल्टी के फॉर्म में हो सकती है, सस्पेंशन हो सकता है, एक्सपल्शन हो सकता है आपको अपने इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल इन द सेंस स्कूल ऑफ स्टडीज, वर्क, या किसी भी तरह का सब्सटैंशियल फाइन भी लेवी किया जा सकता है। सो इसको एक काफी सीरियस एथिकल ऑफेंस माना जाता है और उसके साथ काफी सारे पनिशमेंट्स एसोसिएटेड है। प्लेजारिज्म को बहुत सारी कंट्रीज में क्राइम नहीं कंसिडर किया जाता है और वहां इसे एक एक्ट ऑफ फ्लैटरिंग कहा जाता है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे, इट कैन कम एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मगर कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया में और पोलैंड में प्लेजारिज्म को एक क्राइम माना जाता है और ऐसा बहुत से केसेस में हमें सुनने में आया है कि पीपल हु हैव कमिटेड दिस क्राइम, दे हैव बीन हेवीली पेनलाइज्ड एंड इवन इम्प्रिजन्ड। मटेरियल्स को, स्टडी मटेरियल, कोर्स मटेरियल को प्लेजराइज करने की वजह से दे हैव इवन सर्व्ड इम्प्रिजनमेंट। सो इंडिया में इसे एक क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है। लर्नर्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के जून 2023 में, जिसमें ये पूछा गया था कि अगर कोई अपना थीसिस सबमिट करता है और उसने अगर प्लेजारिज्म ऑफ लेवल 3 कमिट किया एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजारिज्म, तो कौन सी पेनाल्टी उस पर लगेगी। तो पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजारिज्म इज द रूल्स विच वर लेड डाउन फॉर पीएचडी रेगुलेशन। सो 2018 में जो पीएचडी रेगुलेशन के रूल्स ले डाउन किए गए थे, उसी में एक कंपोनेंट है जिसमें प्लेजारिज्म के सारे डिटेल्स को इंक्लूड किया गया है और वहां पे लेवल्स को डिफाइन किया गया है कि किस लेवल में कौन सी पेनाल्टी दी जाएगी। तो ये आपके 4 ऑप्शंस थे, तो विल जस्ट चेक आउट व्हाट दीज लेवल्स मीन। तो लेवल्स जो होते हैं वो लेवल 0 से शुरुआत होती है, लेवल 0, लेवल 1, 2 एंड 3। तो अप टू 10% हम कोई भी पेनाल्टी नहीं लेते हैं और इसे हम माइनर सिमिलैरिटीज में डालते हैं, जिसको हम परमिसिबल लिमिट कहते हैं। तो मान लीजिए आपने आपके वर्क में अगर 10% प्लेजराइज कंटेंट है, इसका मतलब है आपको किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी है, ये बिल्कुल परमिसिबल रेंज में आता है। पहला लेवल जो होता है वो 10 से 40% तक होता है, सेकेंड लेवल जो होता है वो 40 से 60% होता है और 60 से ऊपर वाला इज लेवल 3। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे क्वेश्चन में लेवल 3 कहा गया था, तो वील ऑल्सो गो थ्रू कि क्या होती है पेनाल्टी। तो जैसे हमने देखा लेवल 0 में कोई भी पेनाल्टी नहीं होती है, वही 0 से 40% तक आपका कंटेंट अगर प्लेजराइज रहता है तो आपको 6 महीने का समय दिया जाता है अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को रिवाइज करके सबमिट करने का। अगर वही आपका लेवल 2 में फॉल करता है, यानी कि 40 से 60% तक, तो स्टूडेंट को करीब 1 साल का समय दिया जाता है अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को रिवाइज करके सबमिट करने का। हाउएवर लेवल 3 पे कोई सुनवाई नहीं है, इसी को हम रेड अलर्ट कहते हैं। लेवल 2 को हम रेड अलर्ट कहते हैं क्योंकि ऑलरेडी इट इज ऑन अ वेरी हाई लेवल। बट अगर 60% से अबव किसी का प्लेजराइज कंटेंट हो जाता है तो उस केस में उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, राइट? Yes, so ये बात को याद रखना है। Another important concept which we are going to cover today is copyright. Copyright का मतलब है आप किसी कॉपीराइट होल्डर के अगर राइट्स पे इन्फ्रिंज करते हैं, मतलब आप उनकी चीजों को बिना उनकी परमिशन के अगर यूज करते हैं, तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है और ये एक लीगल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि एथिक्स जो है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वैसे ही कॉपीराइट एक लीगल कंस्ट्रक्ट है। सो कॉपीराइट का जो लॉ है वो कॉपीराइट होल्डर जो कि जिन्होंने अपना वर्क क्रिएट किया है उन्हें एक सेट ऑफ राइट्स देता है जिसको वो अपने हिसाब से लीगली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी राइट्स उनको मिलते हैं? अपने खुद के वर्क के लिए वो अपना वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपको अगर हम बात करें एथिक्स में, रिसर्च एथिक्स में वो चीज नहीं होती है। आप अगर अपना भी कंटेंट को आप दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं तो आपको उसको भी साइट करना होता है। बट कॉपीराइट में यू हैव द राइट टू प्रोड्यूस योर ओन वर्क। ठीक है, यू कैन क्रिएट डेरिवेटिव्स वर्क बेस्ड ऑन योर रिसर्च। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ वर्क टू एनीवन इन द पब्लिक, और आप अपने काम को डिस्प्ले कर सकते हैं, अपना वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कॉपीराइट आपको ये सभी चीजों को करने का लॉफुली राइट देता है। अब प्लेजारिज्म कब अकर होता है? ये तब अकर होता है जब कोई दूसरे के आइडिया को अपना कहकर यूज करता है, वो ओरिजिनल रिसर्चर के नाम को साइट नहीं करता और उसे अपने ही रिसर्च की तरह पब्लिश करा देता है, या किसी भी स्टडी से जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, गेन्स हो, बेशक वो मॉनेटरी नहीं हो,
उनके बिहाफ में अगर वो उसे एक्सेप्ट करता है, वो यूज करता है, तो उस केस में प्लेजारिज्म अकर होता है, जिसे हम साहित्यिक चोरी कहते हैं। Learners, Textbook Super Coaching is there to help you clear all your UGC NET exams with India Super Teachers. हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं 25 प्लस वीडियो कोर्सेज, 600 प्लस मॉक टेस्ट, 200 प्लस स्टडी नोट्स एंड 800 प्लस लाइव क्लासेस बाय दी experts. Now, what are the forms of academic plagiarism? अगर हम बात करें academic plagiarism के forms क्या क्या है, तो सबसे पहला है किसी और का रिसर्च को हम सबमिट करते हैं अपना कह के, राइट तो बहुत बार ऐसा होता है कि मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना वर्क पब्लिश नहीं कराते, अपना वर्क करके छोड़ देते हैं। कई बार गलत तरीके से लोग उनके वर्क को अपना वर्क कह के पब्लिश करा देते हैं, राइट। कई बार लोग बिकॉज ऑफ मनी ऑल्सो दूसरों का वर्क लिख देते हैं, तो सब किसी और का रिसर्च वर्क को आपने अपना कह के पब्लिश कराया, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एकेडमिक प्लेजियरिज्म। टेकिंग सम पार्ट ऑफ द रिसर्च फ्रॉम देयर ओन प्रीवियस वर्क, अगर आपका खुद का एक प्रीवियस वर्क है, अगर आपने उसी का कुछ एक पार्ट ले लिया और आपने उसको साइट नहीं किया कि ये आप ही के काम का है जिसको आपने पहले यूज किया है, तो ये होता है सेल्फ प्लेजियरिज्म। किसी और के काम को बिना प्रॉपरली साइट किए आपने यूज किया और उसको रीराइट करके यूज कर लिया, ये भी आपका एकेडमिक प्लेजियरिज्म है। विदाउट साइटिंग द सोर्स एंड यूजिंग इट एज कोटेशन, जनरली हम जब किसी और का वर्क यूज करते हैं तो उसको हम कोटेशन की तरह यूज करते हैं, बट अगर आपने किसी और के वर्क को लिया, उसे साइट नहीं किया, उसमें कोटेशंस नहीं डाले, दैट इज ऑल्सो एकेडमिक प्लेजियरिज्म। Without citing the work and then interweaving various sources together in the work, तो आपने किसी का थोड़ा सा वर्क लिया और अपने वर्क के साथ उसको क्या किया, इंटरवीव कर दिया, कुछ पार्ट साइट किया, साइटिंग ओनली सम पार्ट बट नॉट ऑल द पैसेज दैट शुड बी साइटेड। मान लीजिए आपने 2 पैराग्राफ किसी के वर्क से लिया, उसमें से 4-5 लाइन ही साइट किए, दैट मीन्स आपने कुछ पार्ट ही साइट किया। मेल्टिंग टुगेदर साइटेड एंड अनसाइटेड सेक्शन ऑफ पीस, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे डेंजरस होता है, आपने कुछ साइटेड वर्क डाल दिया, कुछ अनसाइटेड वर्क, और उसको इंटरवीन कर दिया, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग टुगेदर साइटेड और अनसाइटेड सेक्शंस ऑफ पीस। तो ये जितने भी हमने ऑप्शंस डाले हैं, ये सभी ऑप्शंस हमारे प्लेजियरिज्म के हैं। Academic plagiarism, providing proper citation but failing to change the structure and wording of the borrowed ideas enough. So क्या होता है, हम जब किसी और के वर्क को रीराइट करते हैं, ठीक है, उसको आपने बेशक प्रॉपर साइटेशन दे दिया, बट आपको उनके वर्क को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा चेंज करना होता है, जिसको हम क्लोज पैराफ्रेजिंग कहते हैं। तो ये भी गलत तरीका है, आपने एज इट इज किसी का वर्क को ले लिया, बोरोड आइडियाज जो हैं उनके आपने कुछ भी चेंज नहीं किया एज इट इज, तो दैट मीन्स कोई आपने नया वर्क तो डाला नहीं, आप बोरो जरूर कीजिए, उससे साइट कीजिए और उसमें कुछ अपना एड ऑन जरूर कीजिए। कई बार लोग इनएक्यूरेटली किसी सोर्स को साइट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इनकरेक्ट। Relying too heavily, ये इसी का पार्ट है, relying too heavily on others people's work, failing to bring original thought into the text। मान लीजिए आपने किसी का वर्क लिया, उसको अपने स्टडी में डाला, उसको साइट भी कर दिया, बट उसमें आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे के वर्क में है, आपने अपना थॉट इसमें नहीं डाला, तो दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इनएक्यूरेटली साइटिंग अ सोर्स में कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि जो वेबसाइट या वेब एड्रेस जो हम देते हैं, जो HTTP करके जो एड्रेस देते हैं, वो इनकरेक्टली मेंशन रहता है, और इसको जब आप क्लिक करते हैं आप सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये भी आपका इनएक्यूरेटली साइटिंग द सोर्स के ऑप्शन में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लेजियरिज्म की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। सो टाइप्स ऑफ प्लेजियरिज्म में पहला वर्बटिम, जिसको हम कहते हैं कॉपिंग विदाउट प्रॉपर साइटेशन। किसी के भी वर्क को अगर आप कॉपी करते हैं और उसको साइट नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक टर्म जो हम यूज करते हैं वो होता है वर्बटिम, ठीक है। वर्बटिम मीन्स व्हेन वी आर कॉपिंग विदाउट प्रॉपर साइटेशन। नेक्स्ट इज, कई बार ऐसा होता है हमने पूरा का पूरा पैसेज किसी का ले लिया और वहां पे वर्ड्स को रिप्लेस कर दिए सिनोनिम से, सो इसको हम कहते हैं सिंटेक्स प्रिजर्विंग प्लेजियरिज्म, जहां पे हम सिनोनिम्स का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए, अगेन अ टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म। थर्ड विच इज वेरी कॉमन दीज डेज इज घोस्ट राइटिंग, किसी का काम कोई और लिखता है। गेटिंग द रिसर्च वर्क रिटन फ्रॉम अदर पर्सन, ज्यादातर बहुत जगह टीचर स्टूडेंट से लिखवाते हैं, सीनियर जूनियर से लिखवाते हैं, या पेड बेसिस से भी घोस्ट राइटिंग कराई जाती है।
सिमेंटिक्स प्रिजर्विंग प्लेजियारिज्म, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा रिसर्च वर्क को पैराफ्रेज करके रीराइट कर दिया जाता है, तो वर्ड से एसोसिएटेड होता है, इसलिए इसको सिमेंटिक्स प्रिजर्विंग प्लेजियारिज्म कहते हैं। तो वर्ड ही को तोड़ मड़ोड़ के अगर वही कंटेंट को एज इट इज हम यूज कर लेते हैं तो वो होता है हमारा सिमेंटिक्स प्रिजर्विंग प्लेजियारिज्म। अब कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो कि प्लेजियारिज्म को डिटेक्ट करते हैं। इनमें कॉमन नाम है ऑथेंटिकेट, प्लेजियारिज्म चेकर एक्स, टर्निटिन जिसका बहुत वाइड कवरेज है और ये अब उर्कुन के साथ कोलैब करके ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यूज किया जा रहा है। वाइपर, ग्रामरली बहुत कॉमनली यूज होता है। साइट प्लैग, डुप्ली चेकर, ये पहला 100 वर्ड 1000 वर्ड्स फ्री है। प्री पोस्ट सीओ ये भी फ्री है। तो ज्यादातर हम छोटा छोटा जब आर्टिकल्स लिखते हैं तो हम इन फ्री वालों को एक दो बार में चेक करके अपना प्लेजियारिज्म डिटेक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन टूल्स हैं फॉर प्लेजियारिज्म डिटेक्शन। चलिए अगर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फेस व्हेन ड्राइंग अप एन एथिकल कोड। अब इस चीज को थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सब ये जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। सो सिंपली ऑल ऑफ द अबव मत दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रॉब्लम कोई अगर एक और रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है उसे फेस करना पड़ता है जब वो एथिकल कोड को ड्रॉ करती है। तो ये है आपके ऑप्शन, identifying relevant legislation, reflecting the difficulty of making true ethical decision and incorporating assessment for ethical behavior of participants। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है reflecting the difficulty of making true ethical decision। Why? Because ethics is a very subjective term। तो सही मायने में ethical decision लेना और उसे reflect करना in ethical code of conduct सबसे ज्यादा difficult task हो जाता है किसी भी research organization के लिए। तो ये point आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स इज पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ द रिसर्च। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे करके भी आता है कि किस स्टेज में रिसर्च एथिक्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किस स्टेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D। इसमें आपको बताना है कौन सा मोस्ट कह सकते हैं वल्नरेबल एस्पेक्ट है जहां पे रिसर्च एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सो आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स एंड डिसाइडिंग ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव और बोथ द पाथ टू pursue the research problem। So learners, the correct answer for this is C, that is जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और उस रिसर्च फाइंडिंग से रिसर्च को रिपोर्ट करते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा रिसर्च एथिक्स वल्नरेबल हो सकती हैं। सो C is the right answer and this is the explanation provided for the C, right? Next is which of the following represents the act of presenting someone else's work, ideas, thoughts with or without their consent and incorporating it into your own work is known as। तो क्या कहते हैं हम उसको, जब हम किसी और के वर्क, आइडियाज, थॉट्स बिना उनके कंसेंट के या उनके कंसेंट के अपने हम स्टडी में डालते हैं, अगर अपने वर्क में हमने इनकॉर्पोरेट किया। यस लर्नर्स, सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर इज प्योर प्लेजियारिज्म, राइट। सो प्लेजियारिज्म इज एन एक्ट ऑफ जब हम दूसरे किसी के वर्क, आइडियाज और थॉट्स को बिना उनके या विद देयर कंसेंट ऑल्सो अगर हम अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट इज सेड टू बी एज प्लेजियारिज्म। तो किसी का वर्क हम कॉपी कर रहे हैं, साइट नहीं कर रहे हैं, इम्प्रॉपरली साइट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से पैराफ्रेज करके यूज कर रहे हैं, ये सभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेजियारिज्म। Which of the following are considered as cardinal sins of research conduct? Again, a very important question from exam point of view. तो कौन से बिल्कुल अगर कहा जाए cardinal sins कहे जाते हैं as far as research conduct is considered? So these are the combinations which you can see, and the correct answer for this is falsification, fabrication and plagiarism। So B is the FFP जिसको हम कहते हैं, जहां हम falsification करते हैं, चीजों को fabricate करते हैं और प्लेजियराइज करते हैं, फॉल्स रिजल्ट्स को सबमिट करते हैं, डेटा को फैब्रिकेट करते हैं, कॉपी करते हैं कंडक्ट। ये सभी हमारे रिसर्च के मेन मिसकंडक्ट्स हैं जिसको हम 3 कार्डिनल सिंस कहते हैं। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। When a researcher interlays someone else's phrase or text within his or her own research, इस तरह के प्लेजियरिज्म को हम क्या कहते हैं, मतलब किसी एक रिसर्चर ने अपने काम के साथ दूसरे काम को इंटरवीन कर दिया। What are we going to call it? We are going to call it A, B, C or D. Which will be the right answer? It is considered to be as mosaic plagiarism. It is a kind of mosaic, मतलब आप किसी अपने वर्क को दूसरे के वर्क के साथ इंटरवीन कर लेते हैं।
राइट. सो मोज़ैक प्लेजियरिज्म बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें आपका काम भी रहता है, किसी और का काम भी रहता है, और वो बिल्कुल इंटरवोवन रहता है. सो इसको हम मोज़ैक प्लेजियरिज्म का अदर वर्ड यूज इज पैचवर्क प्लेजियरिज्म, और ये इंटेंशनल और डिसऑनेस्ट होता है. कई बार बहुत सारे प्लेजियरिज्म को हम एक्सीडेंटल भी कहते हैं, बट मोज़ैक प्लेजियरिज्म इज सेड टू बी एज इंटेंशनल, और वो जानबूझ के किया जाता है. ठीक है लर्नर्स, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वल्नरेबल. जैसे अभी हमने क्वेश्चन में किया था, विच स्टेज इन द रिसर्च इज मोस्ट वल्नरेबल. अब आपको बताना है जो कब सबसे कम वल्नरेबल है, और ये है आपके ऑप्शंस. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में देंगे आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस. सो लर्नर्स, ये हमारे सेशन के टाइमिंग्स है, and I hope you found the session to be informative and interesting. Do let me know in the comment, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, and join my Telegram channel. I'll see you in the next class. Thanks for watching. Bye bye.